के प्रोग्राम का। स्टेप 1, टोटल जो स्टेप्स हैं, काउंट, जो स्टेप काउंट है वो है 8 स्टेप। स्टेप नंबर 1, आप कोई जावा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। एक मिनट, हेलो हेलो, कौन? हाँ हाँ, आना है, आना है। नहीं, तबीयत नहीं है वैसे, आज सही है थोड़ा सा महसूस। नहीं, फिर छुट्टी हो जाएगी लंबी, इसलिए। अरे नहीं, आ जाना, ठीक। हाँ, सबको कह दो। स्टेप नंबर 1, यह है आपका क्रिएट पैकेज, पैकेज क्रिएट करने का। जिस तरह से अदर लैंग्वेजेस में लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जाता है, उसी तरह जावा में पैकेज बना के इंपोर्ट किया जाता है। मतलब जावा की लाइब्रेरी को पैकेज कहा जाता है, तो क्रिएट पैकेज। तो आप जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम को यूनिवर्सली दूसरे प्रोग्रामर भी यूज करें, तो आप उसे पैकेज में करके बनाएंगे। आप क्रिएट पैकेज करके अपना प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे कि दूसरे प्रोग्रामर्स आपके प्रोग्राम को यूज कर सके। क्लियर? क्रिएट पैकेज, जैसे आपको समझाते हैं कि दो क्लासेस के बीच में एक पैकेज कैसे बनाया जाता है और फिर कैसे उनको इंपोर्ट किया जाता है, ये आपको अलग से बताते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये पहला स्टेटमेंट जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, पैकेज जो है जस्ट लाइक ए फोल्डर, जिस तरह से फोल्डर होता है जावा में, उसको पैकेज कहते हैं। क्रिएट पैकेज। आप यहाँ पे क्लास बनाइए, आपने क्लास ABC। ओके, ये क्लास बनाइए आपने। ये जो पहला स्टेप है ना, क्रिएट पैकेज, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चीज़ है। तो आपने क्लास डिजाइन करी जिसका नाम आपने रखा क्लास ABC, और एक क्लास, ये आपने ये क्लास जो बनाई है, ये आपने डी ड्राइव में बनाई है। मान के चलिए आपकी डी ड्राइव है और वहां पर एक फोल्डर है जिसका नाम आपने रख रखा है मून। ये मून नाम से आपका फोल्डर है, ये देखिए, ये फोल्डर है मून नाम का डी ड्राइव में। इसी तरह से ये ई ड्राइव में एक स्टार नाम का फोल्डर है आपके पास, स्टार, ई ड्राइव में। ओके, ड्राइव, वो डी ड्राइव में है और वो ई ड्राइव में है। तो डी ड्राइव का जो मून नाम का फोल्डर है उसके अंदर एक क्लास है ABC, और ई ड्राइव में एक फोल्डर है स्टार नाम का जिसके अंदर है क्लास XYZ। ठीक है? ये दो फोल्डर है आपकी। मैं चाहता हूं इस क्लास का फीचर, ये है मेरे पास एक फीचर, पब्लिक वॉइड ऐड, पब्लिक वॉइड ऐड नाम का ये मेरे पास एक
फंक्शन है जो क्लास ABC के अंदर है, ठीक है। ये फंक्शन, इस फंक्शन को मैं इस क्लास के अंदर यूज करना चाहता हूँ, क्लास XYZ में, जो कहाँ डिक्लेयर्ड है, मून नाम के, स्टार नाम के फोल्डर में ई ड्राइव, और ये मून में। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, तो पता है आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा, आप लिखेंगे यहाँ पर PACKEG पैकेज, और जो आपके फोल्डर का नाम है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, मून पैकेज मून। तो इसका मतलब ये आपने एक पैकेज क्रिएट कर लिया मून नाम से, और अपनी क्लास के आगे लिख दीजिए पब्लिक। ये पब्लिक क्लास हो गई, ये आपकी पब्लिक क्लास है और पैकेज का नाम है मून। अब आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कैसे, इंपोर्ट मून डॉट डॉट क्लास का नाम ABC। तो ये जो ABC क्लास है ये इंपोर्ट होकर मून से XYZ में आ जाएगी। अब XYZ इस ABC का ऐड मेथड यूज कर सकता है। क्लियर, समझ गए आप? तो यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, यहाँ लिखना है मून क्रिएट पैकेज। तो क्रिएट नहीं लिखना, वो तो मैंने बताया क्रिएट पैकेज, आपको पैकेज ही लिखना है केवल, पैकेज मून बन गया पैकेज। अब आप यहाँ लिखिए इंपोर्ट मून। तो ये इंपोर्ट जब आप मून करेंगे तो ये क्लास इंपोर्ट होकर XYZ पे आ जाएगी। तो ये है जी स्टेप नंबर 1, क्रिएट पैकेज। तो अगर आप अपनी क्लास को यूनिवर्सली यूज कराना चाहते हैं कि आपकी क्लास को कोई और भी यूज करे, तो आप पैकेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैकेज। बताइए, कोई कुछ डाउट? हेलो? नो सर। ठीक है, समझ गए आप? यस सर। पैकेज क्यों बनाया जाता है? कि जिससे कि आप दूसरा प्रोग्रामर आपके क्लास के फीचर्स को इंपोर्ट करा सके। तो अगर आप पैकेज करके बनाएंगे तभी दूसरा व्यक्ति उसे इंपोर्ट कर सकता है। क्लियर है? चलिए, तो स्टेप 1 क्रिएट पैकेज। और देखिए मैं आगे क्या लिख रहा हूं, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप पैकेज करके प्रोग्राम बनाएं। चलिए स्टेप नंबर 2, इंपोर्ट पैकेज। इंपोर्ट पैकेज जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं, इसी तरह से आप दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाए गए को भी, आप खुद का पैकेज बना रहे हैं जिससे कि आपकी क्लासों को इंपोर्ट कर सके, आप दूसरे को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे आप खुद को इंपोर्ट करा रहे हैं, ऐसी दूसरी जगह से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आपने कहा इंपोर्ट पैकेज, तो आप दूसरे व्यक्ति का प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, यह भी ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि आप इंपोर्ट करें, और जरूरी नहीं है कि आप क्रिएट पैकेज करें। आप बिना क्रिएट पैकेज और बिना इंपोर्ट पैकेज के बना सकते हैं, यानी कि सारा कोड आप खुद लिखना चाह रहे हैं अपना। तो ना आप क्रिएट करेंगे, ना किसी को देंगे, ना किसी से लेंगे, ऑप्शनल है। फिर आता है स्टेप नंबर 3, ये मैंडेटरी है, वो है क्रिएट क्लास। आपको क्लास बनानी है, ये मैंडेटरी है। प्रोग्राम में क्लास होनी मैंडेटरी है। क्लास, क्रिएट क्लास मैंडेटरी है। ओके, चलिए क्लास बना लीजिए। तो आप क्लास कीवर्ड लिखेंगे और क्लास का जो भी नाम रखना चाहते हैं, आपने कहा मून, तो आप क्लास का नाम मून रख दीजिए। ये लीजिए, क्लास बन गई। इस तरह से क्लास बनती है। तो इसके ऊपर 3 स्टेप हो सकते हैं, जिसमें 2 ऑप्शनल है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक एक हो, या ये हो या ये हो। ठीक है, ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है, बिना क्लास के प्रोग्राम नहीं होगा। अब बाकी के स्टेप क्लास की बॉडी के अंदर है, ये क्लास की बॉडी है, ये बाकी स्टेप इसके अंदर आएंगे। स्टेप 4, फाइव, 6, 7, 8, ये स्टेप है। स्टेप नंबर 8, here डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अपनी क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें, क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें। अब ये वेरिएबल 2 तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक
या नॉन स्टैटिक, दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। ये स्टेप 1 था, किस चीज के लिए था स्टेप 1? क्रिएट पैकेज, क्रिएट पैकेज। स्टेप 2 इंपोर्ट पैकेज। स्टेप 3 क्रिएट क्लास। स्टेप 4 डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये 3 स्टेप जो है 1 2 3 ये इसी ऑर्डर होंगे जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं, यानी कि पहले क्रिएट फिर इंपोर्ट फिर पहले क्रिएट पैकेज फिर इंपोर्ट पैकेज फिर क्रिएट क्लास, इसी ऑर्डर में होंगे। लेकिन स्टेप 4 से 8 तक आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 4 डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल पहले हो, ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ये भी ऑप्शनल है, यानी कि आपकी क्लास बिना वेरिएबल के हो सकती है, बिना वेरिएबल के भी आप क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, स्टेप नंबर 5 डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स। मेथड्स यानी फंक्शंस, डिक्लेरेशन ऑफ मेथड ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास के अंदर मेथड डिक्लेयर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बिना मेथड के भी क्लास हो सकती है, बिना मेथड और बिना वेरिएबल के दोनों। अगर होंगे तो वो भी दो ही तरीके के होंगे, स्टैटिक, स्टैटिक मेथड या नॉन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होते हैं, ये इस टॉपिक के बाद बताऊंगा, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होते हैं। तो क्लास के अंदर आप डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ मेथड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शनल हैं। फिर आता है स्टेप नंबर 6 डिक्लेरेशन ऑफ ब्लॉक्स, डिक्लेरेशन ऑफ ब्लॉक्स ये ऑप्शनल है। ब्लॉक 3 तरह के ब्लॉक होते हैं जो आप जावा में डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टैटिक ब्लॉक, दूसरा इनिशियलाइजर ब्लॉक, इनिशियलाइजर ब्लॉक, एंड थर्ड वन इज सिंक्रोनाइज ब्लॉक। 3 तरह के ब्लॉक हम जावा में बनाते हैं, स्टैटिक ब्लॉक, इनिशियलाइजर ब्लॉक और सिंक्रोनाइज ब्लॉक। और ये भी मैंडेटरी है, ओ सॉरी मैंडेटरी करो ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी क्लास के अंदर ब्लॉक डिक्लेयर करें, बिना ब्लॉक के भी क्लास हो सकती है। चलिए 7th डिक्लेरेशन ऑफ इनर क्लास एंड इंटरफेस। क्लास के अंदर क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड इनर क्लास। तो आप क्लास के अंदर क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए क्लास ABC, देखा ये क्लास डिक्लेयर कर दिया आपने, इट इज कॉल्ड इनर क्लास। या इसी तरह से आप इंटरफेस भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटरफेस XYZ ये लीजिए। तो क्लास के अंदर इंटरफेस और क्लास के अंदर क्लास इनर क्लास हो सकती है, और ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप डिक्लेयर करें, ये भी ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ मेन मेथड। मेन मेथड देखिए मजे की बात, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि आप अपनी क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएं, बिना मेन के भी क्लास हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेन लिखना जरूरी है, बिना मेन के भी क्लास डिक्लेयर की जा सकती है। तो लीजिए देख लीजिए, सब चीज ऑप्शनल है, सिर्फ एक चीज मैंडेटरी है कि क्लास होनी चाहिए। यानी कि अगर आप नोटपैड खोलते हैं और यहाँ लिखते हैं क्लास मून, तो ये अपने आप में एक पूरी कंप्लीट क्लास है ये। तो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कुछ कंटेंट हो,
बिना कंटेंट के भी ये क्लास मानी जाएगी और ये कंपाइल होगी। तो देखिए ना इसमें मेन है, ना कोई भी मेंबर नहीं, ना वेरिएबल, ना मेथड, ना ब्लॉक, ना मेन मेथड, कुछ नहीं है, तो भी ये क्लास मानी जाएगी और ये कंपाइल भी होगी, रन नहीं होगी। जब तक मेन नहीं होता रन नहीं होगी, कंपाइल हो जाएगी। तो ये है जी स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। सबसे पहले क्रिएट पैकेज ऑप्शनल है, इंपोर्ट पैकेज ऑप्शनल है, क्रिएट क्लास मैंडेटरी है, क्लास क्रिएट करनी जरूरी है। फिर आपने जैसे ये एग्जांपल दिया क्लास मून, तो ये आपने क्लास क्रिएट करी है मून नाम से, ये मून नाम से एक आपने क्लास क्रिएट करी, क्लास मून। ये यहाँ से यहाँ तक है, देखिए बॉडी यहाँ तक है ये। फिर इसके अंदर आपने मेंबर डिक्लेयर करे। सबसे पहला डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करें, ऑप्शनल है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ मेथड, अब मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास के अंदर आप ब्लॉक डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास के अंदर आप इनर क्लासेस और इंटरफेस कर सकते हैं, और क्लास के अंदर आप मेथड मेन मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन सब ऑप्शनल है। ये है जी स्ट्रक्चर ऑफ जावा क्लास। जावा की क्लास का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए ध्यान से। ये है जी पूरा स्ट्रक्चर। सर हाँ जी बताइए। हेलो हाँ सर, जी, एक से ज्यादा क्लास हो सकता है इसमें? हाँ जी हो सकता है, एक से ज्यादा क्लास हो सकती है, मल्टीपल इनर क्लासेस हो सकती है। हाँ, इनर क्लास भी मल्टीपल हो सकती हैं, आउटर क्लास भी मल्टीपल हो सकती हैं। एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, इनर भी और आउटर भी दोनों, और इंटरफेस भी मल्टीपल हो सकते हैं, इनर भी और आउटर भी। ठीक, ओके या और बताइए किसी और को कुछ पूछना हो? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर, नहीं पूछा। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, सर इंटरफेस क्या है? इंटरफेस क्या है, देखिए इंटरफेस जो है ये, अब देखिए अगर आप क्लास जानते हैं, क्लास क्या है? हाँ, हाँ, तो क्लास क्या है पहले बताइए, व्हाट इज क्लास? सो क्लास में हम सब वेरिएबल और वो डिक्लेयर कर सकते हैं, और हमारा फंक्शन और सब। ठीक, तो क्लास इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड फंक्शंस टुगेदर, ठीक है। इंटरफेस इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड फंक्शंस टुगेदर, बट ऑल ऑफ देम आर एब्स्ट्रैक्ट, सारे अधूरे होंगे। जैसे आप एक क्लास डिजाइन करती हैं, क्लास ABC, ये आपने क्लास बनाई, क्लास के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगी इंटीजर A, और कोई मेथड डिक्लेयर करेंगी पब्लिक वॉइड क्यूब, ये डेफिनेशन के साथ होंगे। और यही अगर आप इंटरफेस लेते हैं XYZ, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो बाय डिफॉल्ट फाइनल स्टैटिक होगा। क्या होगा? फाइनल स्टैटिक होगा। और जो मेथड होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी अधूरा, की डेफिनेशन नहीं होगी। ये होते हैं इंटरफेस फुली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और क्लास कॉन्क्रीट होती है, यानी क्लास के पास अपने वेरिएबल, अपने मेथड, अपनी डेफिनेशन होती है। इंटरफेस में डिक्लेरेशन तो होती है लेकिन डेफिनेशन नहीं होती, डेफिनेशन चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करती है। तो इंटरफेस का जो कंसेप्ट है वो इनहेरिटेंस में आता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कराने के लिए जावा में इंटरफेसेस का यूज किया जाता है। अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको ये इनहेरिटेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब उसके अंदर इंटरफेस आएगा, बस छोटा सा टॉपिक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को गेन करने के लिए जावा में इंटरफेसेस का यूज किया जाता है। तो अभी पहले हम क्लास समझेंगे, जब क्लास समझ में आएगी उसके बाद एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरफेस क्या होता है। ठीक।
ठीक है, चलिए। तो ये है कि जावा का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम कि सबसे पहले आप क्रिएट पैकेज करेंगे, और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप क्रिएट पैकेज करना जरूरी है, आप बिना क्रिएट पैकेज करे प्रोग्राम बना सकते हैं। क्रिएट पैकेज, इंपोर्ट पैकेज, क्रिएट क्लास, क्लास इस तरह से क्रिएट करते हैं। ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। मैंने सेव कर दिया है। तो देख लीजिए, ये रही आपके सामने क्लास मून, ये आपके सामने क्लास मून है। देखिए मैं इसे कंपाइल, अच्छा और भी क्लासेस ले लीजिए, क्लास स्टार ये लीजिए, क्लास मरकरी, 3 क्लासेस बनाई है आपने, क्लास स्टार, क्लास मरकरी, क्लास मून, और एक क्लास बना लिया आपने अपनी मेन क्लास, जिसका नाम रख दिया आपने बॉस। ये मेरी मेन क्लास है। मेन क्लास उसे बोलते हैं जिसके अंदर मेन मेथड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ARGS, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ये बन गया हमारा मून, स्टार, मरकरी और बॉस। तो जिस क्लास के अंदर आप मेन मेथड बनाते हैं वो मेन क्लास होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर ये मेन उठाकर मैं स्टार के अंदर लिख दूं तो हमारी मेन क्लास स्टार हो जाएगी। यानी कि मेन मेथड जिस क्लास के अंदर भी डिक्लेयर किया जाएगा वही हमारे प्रोग्राम की मेन क्लास होगी। प्रोग्राम को मेन क्लास के नाम से ही सेव करना है और मेन क्लास के नाम से ही कंपाइल करना है और रन करना है। ठीक है, अब ये जितनी भी आपको क्लासेस दिख रही हैं इसमें से जो मेरी मेन क्लास है वो पब्लिक होगी, सिर्फ वही पब्लिक हो सकती है, दूसरी को आप पब्लिक लिख भी नहीं सकते, ये भी मैंडेटरी है। अब आप मून को, स्टार को और मरकरी को पब्लिक नहीं कर सकते, केवल बॉस को ही पब्लिक कर सकते हो क्योंकि इसके पास मेन है। जिस क्लास के पास मेन मेथड होता है वही क्लास पब्लिक होती है, उसी क्लास के नाम से प्रोग्राम सेव होता है, कंपाइल होता है और रन होता है। और जैसे मुझे इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना है तो मैं इसे सेव एज करूंगा, पहले पूजा प्रोग्राम, और उसका नाम रखूंगा मैं boss.java। लीजिए ये सेव हो गया, कंपाइल हो गया और सेव हो गया। अब ये मेरा ई ड्राइव में पूजा नाम के फोल्डर में प्रोग्राम के अंदर ये रहा बॉस। ये हमारा पुराना प्रोग्राम था जो हमने कल बनाया था। ठीक है, प्लस का जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये देखिए बॉस। अब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो देखिए इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं हर क्लास का बाइट कोड अलग अलग बन के आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लास के अंदर प्रोग्राम के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं हर क्लास का बाइट कोड अलग अलग फाइल में आएगा। देखिए बॉस, और देखिए यहाँ पे ये बनी, देखिए स्टार ये रही, मरकरी ये रही, मून ये रही, बॉस ये रही, सबका बाइट कोड है ये देखिए बाइट कोड, ये मशीन कोड, इट इज कॉल्ड मशीन कोड। ये देखिए ये रहा, ये देखिए, ये क्लियर, ये मशीन कोड है। अब आपको रन करना है तो आप बॉस से ही रन करेंगे। वो बात है कि स्क्रीन पर कुछ आएगा नहीं क्योंकि मैंने सब खाली छोड़ रखा है, मतलब कोई कंटेंट प्रिंट नहीं कराया इसलिए कुछ नहीं आ रहा। कंपाइल और रन हो रही है, कंपाइल भी हो रही है, रन भी हो रही है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि प्रोग्राम जिस नाम से सेव होता है उसी नाम से कंपाइल होगा, उसी नाम से रन होगा। अब ये नाम किस पे रखना है, जो मेन क्लास होगी, मेन क्लास का नाम जो होगा उसी नाम से प्रोग्राम सेव होगा। बाकी क्लासेस सबकी अलग अलग बनेगी। मून क्लास का बाइट कोड अलग बनेगा, स्टार का अलग बनेगा, मरकरी का अलग बनेगा और बॉस का अलग बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, बाइट कोड सबके अलग अलग बनते हैं। प्रोग्राम में जितनी भी क्लासेस होंगी सभी का बाइट कोड अलग अलग क्लास में आएगा। ठीक है, क्लास फाइल सबकी अलग अलग बनेगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? देख लीजिए क्लास Yes. फाइल, इट इज कॉल्ड बाइट कोड। बाइट कोड सभी क्लासेस का अलग अलग बनता है। ये है हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया। अब आता है कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो लिखा है ये इतना बड़ा सिग्नेचर क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम जावा का पहले कंपाइल होता है फिर रन होता है। तो प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो वो सोर्स कोड के
ये जो सोर्स कोड है इस कोड का सबका बाइट कोड बना देगा। क्या बना देगा? सबका बाइट कोड, यानी मशीन कोड बना देगा। फिर जब मशीन कोड को रन किया जाएगा, जब मेन मेथड कॉल होगा, यानी कि जेवीएम कॉल करता है मेन को, कंपाइलर कॉल नहीं करता। कंपाइलर तो केवल सोर्स कोड का मशीन कोड बाइट कोड बनाता है, उस बाइट कोड को रीड करना जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जेवीएम बाइट कोड को रीड करेगा और आपके आउटपुट को जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ मेन मेथड। तो जेवीएम कॉल करता है मेन को, कंपाइलर कॉल नहीं करता। यह हमेशा ध्यान में रखना। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती कर देते हैं और वो गलती से जवाब दे देते हैं। मैं यहाँ पे फिर भी एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये कंपाइलर हमारा, ये जेवीएम। ठीक है, ये मेन लिखा मैंने, मेन मेथड। क्या आ गया? ठीक है, तो देखिए कंपाइलर के नीचे भी मेन लगाया मैंने और उसके नीचे भी। तो अब यह ध्यान रखिएगा कि कंपाइलर मेन को कॉल नहीं करता। कंपाइलर का काम होता है केवल जो आपने सोर्स कोड लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, बस। कॉल करने का काम नहीं होता। इसलिए जावा में कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट भी नहीं होती। मेमोरी कब एलोकेट होती है? जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। अभी तो कॉल किया ही नहीं गया। जब कॉल नहीं किया गया तो उसकी मेमोरी भी एलोकेट नहीं हुई। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लीजिए, ये देखिए मैंने क्रॉस लगा दिया। क्रॉस से ये पता चल रहा है कि कंपाइलर मेन को कॉल नहीं करता। क्लियर है? क्योंकि मेन को कॉल करने का मतलब है कि मेन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। और जावा में कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेशन का काम होता ही नहीं, वो डायनेमिक है, रन टाइम पर करेगा। इसलिए वो मेन मेथड को कॉल करता ही नहीं। कंपाइलर कॉल नहीं करेगा, जेवीएम कॉल करेगा। तो जब जेवीएम प्रोग्राम को रीड करता है, जेवीएम रीड करता है, उस टाइम वो मेन मेथड को कॉल करता है। मेन मेथड को मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। लीजिए, ये देखिए, तो इस पर टिक लगाने का मतलब है कि जेवीएम कॉल करेगा। ठीक है, याद रहेगा। हेलो, हाँ सर। बताइए Yes, मैंने sir. क्या डिफरेंस बताया इसमें? कि सर कंपाइलर है जो वो कभी मेन फंक्शन को कॉल नहीं करता है, वो सिर्फ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जो कॉल करने का काम है वो जेवीएम करता है, और हाँ, जेवीएम बिल्कुल सही, बहुत ही मेमोरी एलोकेट होती है। बिल्कुल सही कहा। जेवीएम ही मेमोरी एलोकेट कराएगा। तो रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट होती है। इसलिए मैं देखिए कंपाइलर के नीचे लिख दिया कन्वर्जन का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है? कन्वर्जन का। और देखिए जेवीएम के नीचे क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो कंपाइलर कन्वर्जन का काम करता है, जेवीएम ट्रांसलेशन का काम करता है। जब कन्वर्ट होता है तो बीच में बाइट कोड बनता है। ठीक है, यानी कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड बनाता है, जेवीएम इंटरमीडिएट कोड नहीं बनाता। जेवीएम तो आपका जो इंटरमीडिएट कोड है उसे रीड करेगा। तो उस इंटरमीडिएट कोड के अंदर क्या होगा? मेन मेथड। तो मेन मेथड रीड करेगा। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। ये ट्रांसलेशन का काम करता है, ये कन्वर्जन का।
डिफरेंस बिटवीन चलिए, तो आपने पूरा सिग्नेचर चेक करा। मेन का क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये नाम है। अब इसमें स्टैटिक कीवर्ड मैंने कई बार यूज कर रहा हूँ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, स्टैटिक नॉन स्टैटिक में, इस तरह से कई बार आपने देखा होगा, मैंने कई बार बोला है स्टैटिक नॉन स्टैटिक। अब मैं पहले आपको स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के डिफरेंस बता दूं, फिर ये आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको पहले स्टैटिक बताने जा रहा हूँ, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होते हैं। देखिए, ये जो हमारी क्लास है, ऑडियो बंद कर रही है अपना मैडम पीछे से, जिसने भी खोल रखा है। में या तो ऐसे कमरे में बैठे करिए जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो पीछे से, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग में सब चीज आवाजें चली जाएंगी। तो ऐसे कमरे में बैठे करिए जहाँ पे कोई ना हो, 1 घंटे के लिए। ये देखिए, जब आप क्लास डिक्लेयर करते हैं तो इस क्लास के अंदर आप मेंबर डिक्लेयर करते हैं, मेंबर्स। क्लास के अंदर आप जब डिक्लेरेशन, क्लास के अंदर आप वेरिएबल लिखें या मेथड लिखें, वो मेंबर कहलाते हैं। तो क्लास के मेंबर्स, ये देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, क्लास के मेंबर्स, ये क्लास के मेंबर 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक मेंबर और नॉन स्टैटिक मेंबर, 2 टाइप के मेंबर्स क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। चलिए, सबसे पहले आता है स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर्स और नॉन स्टैटिक मेंबर। लीजिए, 2 तरह के मेंबर मैंने डिक्लेयर करे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक मेंबर्स क्लास के वो मेंबर्स होते हैं जिनको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। स्टैटिक मेंबर्स वो मेंबर होते हैं, आप क्लास के नेम से इन्हें कॉल करेंगे, क्लास के नेम से। और जो नॉन स्टैटिक मेंबर होंगे, इन्हें क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देके नीचे समझाता हूँ। ये अपने एक क्लास लिखी ABC, वो ऊपर सिग्नेचर है, नीचे डेफिनेशन है। आपने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, पब्लिक वॉइड ऐड इंटीजर x इंटीजर y। लीजिए, ये हो गया नॉन स्टैटिक मेंबर। एक आपने लिखा पब्लिक वॉइड माइनस इंटीजर x इंटीजर y, ये भी नॉन स्टैटिक है। अब मैंने इसके आगे लिख दिया स्टैटिक। तो स्टैटिक कीवर्ड है, नॉन स्टैटिक कोई कीवर्ड नहीं है, याद रखिएगा। बाय डिफॉल्ट जावा में मेंबर्स नॉन स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक आपको लिखना पड़ेगा। आपको जब स्टैटिक लिखोगे तभी स्टैटिक होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होगा। और नॉन स्टैटिक कोई कीवर्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं आप सोचिए कि हमें ऐसे नॉन स्टैटिक लिखना होगा ना, नॉन स्टैटिक कीवर्ड ही नहीं है, कीवर्ड स्टैटिक है, बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक है। अब आप कहेंगे ठीक है, बात समझ में आ गई, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस ABC ऐड को कॉल करने के लिए, इस ऐड मेंबर को कॉल करने के लिए मुझे ABC का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इस माइनस को कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मैं क्लास के नेम से इसे कॉल कर सकता हूँ माइनस को। ये फर्क होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। जैसे कि अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिखाते हैं। आपने कहा सर ये स्टैटिक मेंबर जो है इसे कॉल करके दिखाओ, माइनस को कॉल करो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, माइनस को कैसे कॉल करते हैं, ध्यान से देखना। क्लास का नाम बताइए क्या है? आपने जी क्लास का नाम है ABC, तो आप यहाँ लिखिए ABC डॉट माइनस। ये लीजिए, ये माइनस कॉल हो गया, क्लास के नेम से कॉल होता है। तो देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ स्टैटिक मेंबर, देखिए आगे क्या लिख रहा हूँ, देखिए क्लास के नाम से कॉल होंगे, क्लास के नाम से, क्लास के नेम से कौन होंगे, नाम लिख दो या नेम लिख दो, लो, क्लास के नेम से कौन होंगे। ये होती है स्टैटिक की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी बताई स्टूडेंट्स मैंने?
स्टैटिक की प्रॉपर्टी क्या बताई? क्लास के नेम से कॉल होंगे, मतलब कि अगर आपको स्टैटिक मेंबर कॉल करने हैं तो आपको किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी, आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, आप सीधा क्लास के नेम से उन्हें कॉल करें, क्लास का नाम लिखें, डॉट लगाएं और उन्हें कॉल कर दें, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक मेंबर क्लास के मेंबर होते हैं और नॉन स्टैटिक मेंबर ऑब्जेक्ट के कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के होते हैं। इनको कॉल करने के लिए आपको पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लीजिए लिख रहा हूँ, नॉन स्टैटिक मेंबर्स क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे। क्या लिखा है? क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे। ये लीजिए, ये देखिए लिख दिया, नॉन स्टैटिक मेंबर क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे, स्टैटिक मेंबर क्लास के नेम से कॉल होंगे। एग्जांपल ये रहा, ये देखिए, इसे कहते हैं स्टैटिक कॉल, स्टैटिक कॉल। चलिए दूसरा है ऐड, ऐड को कॉल करना है तो पहले एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ओबी इक्वल टू न्यू एबीसी, ऑब्जेक्ट यानी क्लास का वेरिएबल। अब उस ऑब्जेक्ट से आप इसे कॉल करोगे ऐड, ये नॉन स्टैटिक कॉल है। ये नॉन स्टैटिक कॉल है, ये स्टैटिक कॉल हो गई क्लास के नेम से, ये ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, ये नॉन स्टैटिक है, जो क्लास के नेम से कॉल हो रहा है ये स्टैटिक है। सर हाँ जी सर स्टैटिक से कॉल करना इतना इजी है तो फिर नॉन स्टैटिक से कॉल ही क्यों कर? वही बताने जा रहा था मैं आपको कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दो तरह के मेंबर बनाए गए। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्टैटिक है वो सभी के लिए कॉमन होते हैं और नॉन स्टैटिक इंस्टेंस के होते हैं, ऑब्जेक्ट के होते हैं। जैसे कि क्लासरूम है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्लासरूम का एग्जांपल ले लीजिए। क्लासरूम में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज क्लास की ऐसी होती हैं जो क्लास की अपनी होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की होती हैं। जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होती है वो क्लास यूज नहीं करती। जैसे कि एग्जांपल बताइए, स्टैटिक प्रॉपर्टी, क्लास में जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है वो कैसा होगा? स्टैटिक होगा, नॉन स्टैटिक होगा? नॉन स्टैटिक होगा। अगर नॉन स्टैटिक होगा तो सबके हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग बोर्ड लगाना पड़ेगा मुझे। स्टैटिक है तो सबके लिए कॉमन है। बताइए क्लास में जो एसी लगा हुआ वो कैसा होना चाहिए, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? स्टैटिक। इसलिए वो सबके लिए कॉमन हो गया। अब बताइए क्लास में जो टीचर है वो स्टैटिक होनी चाहिए, नॉन स्टैटिक? स्टैटिक। इसलिए मेन फंक्शन को स्टैटिक लिखते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन पूरे प्रोग्राम के लिए एक अकेला होता है। ठीक है, अब बताइए कि बच्चे जो अपने बैग में किताबें लेके आते हैं या कॉपी या लंच बॉक्स या अपनी वाटर बॉटल, वो स्टैटिक होनी चाहिए, नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। हाँ जी, वो नॉन स्टैटिक होती है। तो क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। जो क्लास के स्टैटिक होते हैं वो क्लास की प्रॉपर्टी होती है, उसको क्लास यूज करेगी और वो सबके लिए कॉमन होंगे। और जो नॉन स्टैटिक होते हैं वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। चलिए अब एक लाइव एग्जांपल पूछता हूं। एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर बटेगा बच्चों के बीच में, क्वेश्चन पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो स्टैटिक होना चाहिए, नॉन स्टैटिक? दोनों हो सकता है नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। सर। स्टैटिक होगा सर। स्टैटिक होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो भी कैसे होंगे? स्टैटिक ही होगा। स्टैटिक होगा। और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। ये चीज होती है स्टैटिक नॉन स्टैटिक में, कि क्लास के अंदर जो चीज आप स्टैटिक डिक्लेयर करते हो वो सभी के लिए कॉमन हो जाती है, यानी हर ऑब्जेक्ट उसके लिए कॉमन बिहेव करेगा। और जो नॉन स्टैटिक होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। ये फर्क होता है दोनों में। यस। कोई डाउट? नो सर। चलिए अब ये देखिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी आपको सामने एग्जांपल आ जाएगा। ये थे हमारे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स।
लीजिए देखिए, ये क्लास डिजाइन करी जिसका नाम रखा मैंने मून, और यहाँ लिखा मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड इंटीजर x इंटीजर y डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। अभी आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट लाइन क्या है, ये अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले आप सिर्फ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को समझिए। तो ये स्टैटिक फंक्शन हो गया, ये नॉन स्टैटिक हो गया। नॉन स्टैटिक के लिए कीवर्ड कुछ नहीं है, स्टैटिक हटा दो वो अपने आप नॉन स्टैटिक हो जाएगा, और जावा बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होती है। ये आ गया ऐड और माइनस। चलिए अब मुझसे कहा जाता है कि इसे इन्वोक करें, कॉल करें। तो आपने एक मेन मेथड बनाया, आप मेन मेथड अलग क्लास में भी बना सकते हैं। अलग बना के दिखा देता हूँ, क्लियरिटी ज्यादा होती है, समझने में आसान आता है। ये मैं बना रहा हूँ एक बॉक्स क्लास, यहाँ मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। हो गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मुझसे कहा गया कि ऐड को कॉल करो, तो जिस मेंबर को कॉल करने को कहा जाता है सबसे पहले उसका एक्सेस स्पेसिफायर चेक किया जाता है, क्या है वो पब्लिक है, यानी कि ये जो क्लास है इस पब्लिक मेंबर को आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल होने देगी। यानी कि मून क्लास का जो ऐड मेंबर है ये पब्लिक है, इसलिए आप इसे आउटसाइड क्लास यानी मून के बाहर यूज कर सकते हैं पब्लिक होने की वजह से। साथ में ये स्टैटिक भी है, तो आपको इस ऐड को कॉल करने के लिए मून का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आप केवल मून लिखें, क्लास का नाम लिखें और अपने मेथड फंक्शन का नाम लिखें, और दो आर्गुमेंट उसमें पास कर दीजिए 45 12। अब ये 45 जो है ये इस x में स्टोर हो जाएगा, 12 इस y में स्टोर हो जाएगा, फिर इन दोनों का सम आके प्रिंट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड स्टैटिक कॉल। ये स्टैटिक कॉल है, क्लास के नेम से कॉल हो गई, ये स्टैटिक है क्योंकि मून जो है जो ऐड है ये मून क्लास का मेंबर है, यानी मून का मेंबर है। अब मुझसे कहा गया कि माइनस कॉल करो। सबसे पहले मैंने देखा एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, यानी कि इसे मैं कॉल कर सकता हूँ, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है। तो इसे कॉल करने के लिए मुझे पहले मून क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये मून की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मून के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनकी प्रॉपर्टी है। तो पहले मून क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, मून ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकती हैं, ए भी रख सकती हैं, जेड भी रख सकती हैं, बी भी रख सकती हैं, मैंने ओ भी रख दिया। ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू मून। ये क्या चीज है ये भी आपको आने वाले लेक्चर में पता चल जाएगी। इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। ये आने वाले चैप्टर में जो इसके बाद वाला है जब मैं आपको समझाऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या है। अभी तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जावा में कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। अब कंस्ट्रक्टर क्या है, ये एक स्पेशल मेथड है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक मेथड है जिसका नाम क्लास के नेम पर होता है। मून नाम की क्लास है तो इसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी मून होगा, और ये हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐड और माइनस आपने डिक्लेयर करा है, इस तरह से आपको मून को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जब जावा का कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो मून क्लास के अंदर आकर एक इम्प्लिसिटली यानी ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देगा, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करा है तो कंपाइलर डिक्लेयर कर देगा। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, तो ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। पूरी कहानी मैं आपको कंस्ट्रक्टर चैप्टर में पढ़ाऊंगा क्या है। ये है
ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया। अब आप इस ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं किसको, माइनस को। ऑब्जेक्ट डॉट माइनस, ये कॉल हो गया, लीजिए हो गया सॉल्व। ये है नॉन स्टैटिक कॉल, ये नॉन स्टैटिक कॉल है, ये ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। तो जो नॉन स्टैटिक मेंबर होते हैं उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट के क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और जो स्टैटिक मेंबर होते हैं उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो क्लास के नेम से कॉल हो जाते हैं। ये होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस। तो मेन मेथड को स्टैटिक क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि हमें ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े मेन को कॉल करने के लिए, क्योंकि मेन को कॉल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जेवीएम की होती है, जावा वर्चुअल मशीन। और जेवीएम जो है, जावा वर्चुअल मशीन जो है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, ठीक है। या इसको इस तरह समझिए कि मेन फंक्शन जो है, सोच के देखिए, अगर मैं इसके आगे से स्टैटिक हटा दूं, ये हटा दिया मैंने, तो मेन को कॉल करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। अब वो ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ, मेन के अंदर ही तो बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं, मेन के अंदर। तो मेन को कॉल करने के लिए मुझे बॉस क्लास, ये बॉस क्लास है, और ये मेन है किसका मेंबर है, जैसे ऐड है किसका मेंबर है, मून का। माइनस किसका मेंबर है, मून का। इस तरह मेन किसका मेंबर है, बॉस का। तो अगर मुझे इस मेन को कॉल करना है तो मुझे इस बॉस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ होगा, मेन के अंदर। देखो इस तरह से, अगर आपको मेन कॉल करना है तो आपको बॉस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अब ये ऑब्जेक्ट बना कहाँ रहा हूं, मेन के अंदर। जब मेन कॉल होगा तब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेन कॉल होगा, तो जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और वो ऑब्जेक्ट मेन के अंदर ही बनेगा। तो जब तक मेन नहीं कॉल होगा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा मेन कॉल नहीं हो सकता। तो ये प्रोग्राम ऐसे फंस जाएगा। तो इसके लिए हमने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। स्टैटिक डिक्लेयर करने से क्या होगा, अब हमें मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, केवल क्लास के नेम की जरूरत होगी। इसलिए वो जावा का रूल है कि प्रोग्राम को हमेशा क्लास के नेम से सेव करें, जिससे कि जेवीएम को पता चल जाए कि मेन फंक्शन किस क्लास के पास है। क्लियर है। इसलिए यह रूल बनाया गया है कि प्रोग्राम को हमेशा मेन क्लास के नाम से सेव करना चाहिए, उसी नाम से कंपाइल करना चाहिए, उसी नाम से रन करना चाहिए। जैसे भी अभी आप देख रहे हैं, इस ऐड को कॉल करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं बस मून लिखूं, क्लास का नाम लिखूं, डॉट ऑपरेटर लगाऊं और ऐड कॉल कर दूं, ये कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे माइनस कॉल करना है तो पहले मैं मून क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट से मैं माइनस को कॉल करूंगा। वही यही कंडीशन आप मेन के ऊपर रख के देख लो कि अगर मेन को कॉल करना है तो मेन के लिए पहले बॉस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ, मेन के अंदर बनेगा। सोचने वाली बात हो गई कि मेन के अंदर जो चीज है वो कब एग्जीक्यूट होगी, जब मेन को कॉल करोगे। और मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और वो ऑब्जेक्ट मेन के अंदर ही बन रहा है, तो इम्पॉसिबल, काम हो ही नहीं सकता। इसलिए मेन को हमेशा स्टैटिक बनाया जाता है, जिससे कि मेन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, हम मेन को क्लास के नेम से कॉल कर दें, यानी कि बॉस डॉट मेन। तो जैसे आप लिखोगे बॉस डॉट मेन, मेन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सारे प्रोग्राम्स जहां जहां इंस्ट्रक्शंस मिलेगी वहां वहां जाकर वो इन्वोक करा देगा। जैसे सबसे पहले मेन कॉल हुआ, मेन ने कॉल करा मून के ऐड को, तो ये इन्वोक हो गया। फिर मेन ने मून का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट से माइनस को कॉल करा, माइनस कॉल हो गया। इस तरह से होता हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर। फाइल सेव एज, ये देखिए बॉस डॉट जावा, रख लो स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक कॉल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। चलिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक ये नाम रख लिया। लीजिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक। लीजिए ये आंसर आ गया प्लस का, ये आंसर आ गया माइनस का। ये कॉल हुआ है स्टैटिक क्लास के नेम से, ये कॉल हुआ है ऑब्जेक्ट से।
मैडम आपके ये ऑडियो बंद रखिए करिए, ऑडियो। आपको देखिए हमें आवाज आ रही है, आपको भी तो आवाज आ रही होगी पीछे से कि कोई पीछे से डिस्टर्ब कर रहा है। ऑडियो बंद रखिए अपनी, ठीक है। ये होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, कि जो क्लास के स्टैटिक मेंबर हैं इनको अगर आप कॉल करेंगे तो आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, क्लास के नेम से इसे कॉल कर दीजिए। और अगर नॉन स्टैटिक है तो पहले आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर उसे कॉल करेंगे। तो मेन को स्टैटिक क्यों रखा गया, इसी वजह से रखा गया कि अगर हम मेन को स्टैटिक नहीं रखेंगे तो मेन को कॉल करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और वो ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ, मेन के अंदर ही बनेगा। तो जब तक मेन कॉल नहीं होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा मेन कॉल नहीं होगा, तो फंस जाएगा ना प्रोग्राम। तो इसके लिए हमने क्या करा, मेन को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। अब स्टैटिक डिक्लेयर करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, अब हमें मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सीधा क्लास के नेम से हम मेन को कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर Yes. स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीज डिस्कस करी, आज हमने डिस्कस किया प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बाद स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर्स और उनका प्रैक्टिकल अप्रोच, ये हमने 3 चीज कवर करी है। ये मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। पूजा यही है ना, पूजा डेटा टाइप्स, हाँ यही है पूजा। पूरा फोल्डर ही मैं कंप्रेस करके आपको दे रहा हूँ, लीजिए पहुंच गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, तो sir. आज आप समझ गए कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होता है। अच्छा, जावा में बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है। स्टैटिक कीवर्ड जब आप लिखेंगे तभी मेंबर स्टैटिक होगा, नॉन स्टैटिक के लिए कोई कीवर्ड नहीं होता। बाय डिफॉल्ट जावा नॉन स्टैटिक होती है, आपको स्टैटिक करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड लिखना होगा, और जिन मेंबर्स के आगे आप स्टैटिक डिक्लेयर कर दोगे वो क्लास की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसको आप क्लास के नेम से एक्सेस करोगे, और जिसके आगे आप स्टैटिक नहीं लिखोगे वो नॉन स्टैटिक होगा, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ये दोनों में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ चलिए अगले सेशन में आपको मेन को लिखने के, जैसे आपने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसी तरह से मेन को लिखने के कितने तरीके होते हैं और मेन के कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू मेन मेथड, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? Okay, sir. ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। Good गुड evening. इवनिंग सर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट Thank you, क्लास sir. मंडे को, हाँ जी हाँ जी, मंडे को ओके ठीक है। हाँ मंडे टू थर्सडे होती है क्लासेस। Okay, sir. ठीक ओके ओके। ओके ओके बाय, थैंक यू। है ओके, थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir.